हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित सर जीके में। तो आज 22 सितंबर है, मोस्ट इंपोर्टेंट डे है और डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे आप सभी भाइयों के लिए जो कि आप तैयारी कर रहे हो, इन फ्यूचर में जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हो उसको लेकर के मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है मेरी एक क्लास, मेरा सेशन डेली करंट का तहलका। प्रातः सुबह 6 बजे मैं अपने भाइयों को सामने अपनी क्लास को प्रेजेंट कर देता हूँ। जो भी बच्चा, जो भी भाई, जो भी बहन मेरी एसएससी से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, एक दो क्वेश्चन हर रोज होते हैं बैंक से रिलेटेड और एनडीए से रिलेटेड, स्टेट पीसीएस तक की जानकारी देता हूं अपने इस डेली करंट के तहत की करंट में। ठीक है, आपको बाहर से ज्ञान न दे करके हर एक क्वेश्चन में पॉइंट वाइज वही बहुत है आपके लिए, जो मैं वही पॉइंट लिखता हूं जो एग्जामिनर पूछ सकता है करंट अफेयर के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। शुरू करने से पहले सितंबर की महत्वपूर्ण सूची जान लेते हैं दिवसों की। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक, राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस 3 सितंबर, शिक्षक दिवस 5 सितंबर, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, इंजीनियर दिवस 15 सितंबर और सेवा दिवस 27 सितंबर को होता। आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि पढ़ाने वाला हूं मैं आपको, विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मस्तिष्क रोग है, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से जान लेते हैं। यह है क्या? विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, आपको याद करना है। इस वर्ष विश्व अल्जाइमर माह की थीम जो है डिमेंशिया, मतलब डिमेंशिया का रूप है ये जो बीमारी है। डिमेंशिया को जाने, अल्जाइमर को जाने, मतलब ठीक है। विश्व अल्जाइमर माह ये हर साल सितंबर में आयोजित किया जाता है। अल्जाइमर रोग डिमेंशिया का सबसे आम रूप है, आपको पूछ सकता है डिमेंशिया या अल्जाइमर क्या है। ठीक है, दोनों एक ही है, मतलब डिमेंशिया का ही पार्ट है। यह एक प्रगतिशील मस्तिष्क रोग है, आपको पूछ सकता है। इसके परिणामस्वरूप स्मृति में, सोचने में उसकी क्षमता को नुकसान करना होता है। अल्जाइमर रोग जिस बच्चे को भी, जिसको किसी को भी हो जाता है, यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। बिल्कुल, यह अनियमित व्यवहार, स्मरण शक्ति की क्षति, याददाश्त परिवर्तन, शरीर के कार्यों को नुकसान करना बनाता है, मतलब लक्षण दिखने लगते हैं जिस किसी को भी यह रोग हो जाता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, 21 सितंबर को अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है या डिमेंशिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस राज्य की फिल्म, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, ठीक है आप सभी के लिए, किस राज्य की फिल्म छेल्लो शो को ऑस्कर 2023 के लिए भारत आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। हरियाणवी है फिल्म, गुजराती है, मराठी है, कोई नहीं। तो इनमें से जो गुजराती है, बी इज द राइट आंसर हो जाता है आपका, जो कि फिल्म छेल्लो सो जो फिल्म है वो गुजराती फिल्म है, इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है। आइए थोड़ा इसके बारे में पॉइंट जो मैंने लिखे उनको डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय फिल्म महासंघ ने 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की प्रविष्टि के रूप में छेल्लो शो की घोषणा की है। छेल्लो शो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में रखा गया है, चुना गया है। इस फिल्म के निर्देशक जो है वो पेन नलिन है, आपसे इन फ्यूचर पूछ सकता है। यह जो भारतीय सिनेमाघरों में 14 अक्टूबर को आने वाली है। छेल्लो शो का शीर्षक अंग्रेजी में लास्ट फिल्म शो से है। छेल्लो शो जो है, जो कि गुजराती फिल्म है, एक किशोर बालक की कहानी है। वह भारत के एक दूर दराज के गांव में रहता है और सिनेमा के साथ एक उसका गहरा संबंध जुड़ा होता है। यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक छोटा लड़का प्रोजेक्शन बूथ से फिल्म देखने की पूरी गर्मी में समय बिताता है। कुल मिलाकर पहले जो शो हो चुका है, शो किया गया, उसमें चुने गया और 14 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। यह फिल्म दर्शाती है कि कैसे एक छोटा लड़का प्रोजेक्शन बूथ से फिल्म देखने में पूरी गर्मियों में समय बिताते दोबारा रिपीट हो गया है। ठीक है मेरे भाई, तो आपसे मैं तो यही कहूंगा कि जो ऑस्कर के लिए जा रही है मूवी, इसको देखना चाहिए। ठीक है, तो ये इंग्लिश में मैंने आपके सामने कन्वर्ट करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चमड़ा क्षेत्र में कौशल विकास के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमड़ा क्षेत्र के अंतर्गत कौशल विकास के लिए। ठीक है, तो स्केल ऐप, पॉप ऐप है, ट्रू ऐप है, नन है। तो स्केल ऐप को लॉन्च किया गया है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। आइए इनके बारे में बता दूं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में स्केल ऐप, आप पूछ सकता है फुल फॉर्म भी, स्किल सर्टिफिकेशन असिस्टमेंट फॉर लेदर एम्प्लॉइज ऐप लॉन्च की गई है। इंपोर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म भी मैंने लिखी हुई है, आपके सामने है। ये चमड़ा उद्योग के कौशल, विद्या, मूल्यांकन, रोजगार की जरूरतों को वन स्टॉप समाधान करेगी। स्किल ऐप को लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल के द्वारा विकसित किया है। ये भी क्वेश्चन उठ सकता है, किसके द्वारा बनाया गया है? लेदर स्किल सेक्टर काउंसिल। जो लेदर क्राफ्ट में रुचि रखने वाले लोग ऐप के माध्यम से ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम कक्षाओं का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस ऐप में बहुत फायदे हैं। वही मैं बता दूं कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय एनसीडीसी और सीएलआर
आई और चमड़ा क्षेत्र कौशल परिषद में पूरे भारत में सामान्य सुविधाएं कौशल केंद्र स्थापित करने के लिए सहयोग करेंगे। भारतीय चमड़ा उद्योग दुनिया के चमड़े खाल के उत्पादन में लगभग 13% योगदान है, ये आपको पता होनी चाहिए अपने आंकड़े भी। ठीक है, इंपोर्टेंट है, दुनिया के बता रहा हूं मैं 13%। नेक्स्ट मैं बता दूं, भारत में चमड़े और चमड़े के उत्पादों के प्रमुख उत्पादन केंद्र तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश में राज्य में स्थित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन से देश में अपने भारत के अंतर्गत इसका उत्पादक होता है। तमिलनाडु हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ठीक है, इंग्लिश में मैंने आपके सामने बताई दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी मेरे भाइयों, इसमें डिस्कस करूंगा कौन कौन से अभ्यास किस कौन कौन से देशों के साथ होते हैं या फिर इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। भारतीय और किस देश के तट रक्षकों ने 19 सितंबर को चेन्नई के तट पर एक संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है 0122 का आयोजन किया है, संयुक्त अभ्यास का। इंपोर्टेंट क्वेश्चन किसके साथ होता है, ब्रिटेन, रूस, अमेरिकी, चीन, तो अमेरिका के साथ होता है, आपको फ्लैग भी दिख रहा होगा, सी इज द राइट आंसर हो जाता है इसका। आइए थोड़ा मैं बता दूं कि अभ्यास 0122 समुद्री खोज बचाव, मतलब कुल मिलाकर जो सबमरीन है, मतलब जो समुद्र में जो भी डकैती होती रहती है उनके लिए ऑपरेशन, या फिर इसके अंतर्गत जो अभ्यास में ये सभी टेक्नोलॉजी सीखे जाएंगे, अभ्यास किए जाएंगे, कैसे किस प्रकार से कोई भी अटैक कर सकता है, उन चीजों के अभ्यास होते हैं। ठीक है, चाहे किसी लेवल पर हो, चाहे थल सेना का हो, चाहे वायु सेना से हो, चाहे किसी से भी हो। ठीक है, ये सभी एक एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, अपने एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को साझा करते हैं इन अभ्यासों में। बोर्डिंग संचालन समुद्री कानून परिवर्तन करते हुए क्षेत्र में अंतर समझौता बढ़ाएगा। समुद्र संयुक्त समुद्री डकैती रोधी ऑपरेशन, विभिन्न बड़े बेड़े युद्धाभ्यास एक सम्मिलित संयुक्त बोर्डिंग ऑपरेशन अभ्यास का मुख्य हिस्सा थे। यह अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन है, संयुक्त अभ्यास जो है 0.22 ने अमेरिका तटरक्षक जहाजों मिडगेट की चेन्नई में 4 दिवसीय गुडविल यात्रा की परिणति में चिन्हित किया है। आपसे पूछ सकता है कितने दिवस का है। मिडगेट जहाजों को सबसे बड़ा, सबसे तकनीकी रूप से उन्नत वर्ग है। यह यूएस कैन ईगल ड्रोन MS-65 हेलीकॉप्टर अन्य उपकरणों में लैस होता है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है मिडगेट जहाजों के बारे में। ठीक है, तो ये सभी चीजें इंपोर्टेंट है। वही मैं बता दूं, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा अभ्यास कौन कौन से, वज्र प्रहार भारत का और अमेरिका का होता है, युद्ध अभ्यास होता है, रेड फ्लैग होता है, टाइगर स्ट्राइपिंग होता है और शत्रु जीत होता है। ठीक है, इंपोर्टेंट जो भी प्रहार युद्ध अभ्यास होते हैं किस रक्षा अभ्यास को लेकर के, भारत और यूएसए में, वो मैंने डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। भारत और मिस्र ने किन संबंधों को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पास हुआ, आपको देखने को राजनाथ सिंह और वहां के चीफ गेस्ट। ठीक है, तो गृह संबंधों को, राज्य के संबंधों को, वित्त संबंधों को, रक्षा संबंधों, कुल मिलाकर रक्षा संबंधों को ही मजबूत कर रहे हैं अपना भारत। ठीक है, वहीं आपको बता दूं कि भारत और मिस्र अपने रक्षा उद्योगों के बीच, यहाँ रक्षा उद्योगों की बात हो रही है, के बीच सहयोग बढ़ाने में सहमत हुई है। समझौते पर जो मेमोरेंडम ऑफ जो अंडरस्टैंडिंग पास हुआ है, रक्षा मंत्री राजनाथ और उनके समक्ष जनरल मोहम्मद जकी ने हस्ताक्षर किए हैं। और रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह कैरियो मिस्र के 2 दिवसीय दौरे पर गए हुए हैं फिलहाल। ठीक है, ये वही मिस्र है, इजिप्ट बोला जाता है जिसको। भारत और मिस्र संयुक्त अभ्यास और संयुक्त अभ्यास के संचालन प्रशिक्षण के लिए कर्मियों के आदान प्रदान बढ़ाने को सहमत हुई है। दोनों पक्षों में भारत और मिस्र के अंतर्गत मतलब क्षेत्रीय सुरक्षा विचारों पर आदान प्रदान किया है। शांति और स्थिरता के दोनों देशों में योगदान स्वीकार किया, मतलब शांति से अपना सब सभी प्रकार से जो भी व्यापार होता है उसके अंतर्गत शांति बनाई जाए, स्थिरता रखी जाए, ये सभी चीजें डिस्कस हुई हैं। राजनाथ सिंह ने अपने मिस्र को समक्ष को भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता और हिंदी महासागर क्षेत्र रक्षा मंत्रियों को सम्मेलन में आमंत्रित किया है। ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आपसे पूछ सकता है। भारत और मिस्र के संबंध में बता दूं कि मिस्र पारंपरिक रूप से अफ्रीकी महाद्वीप है, आपको पता होगी, भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारी में से एक है। भारत और मिस्र की दोस्ती शुरुआत 1955 में मंत्री संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी और भारत मिस्र का द्विपक्षीय व्यापार समझौता मार्च 1978 से लागू हुआ था। वहीं मैं बता दूं कि वित्त वर्ष 2021-22 में भारत और मिस्र का द्विपक्षीय व्यापार 7.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर ऐतिहासिक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। किस किस का, भारत और मिस्र का मेरे भाइयों। ठीक है मेरे भाई, आपसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, काफी अच्छे संबंध है भारत और मिस्र के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाइयों ये भी। ठीक है, जैसा पिछला में मैंने बताया था शेप के बारे में। तो किस देश की टीम ने नेपाल की टीम को 3.1 से हराकर सैप मतलब SAF साउथ
एशियन फुटबॉल फाउंडेशन होती है, महिला चैंपियनशिप जीती है। तो बांग्लादेश, इजराइल, पुर्तगाल, स्पेन, तो ये तो आते ही नहीं है अपने अंडर, ठीक है। तो ये बांग्लादेश की महिलाओं ने जीता है, इंपोर्टेंट है। और कुछ दिन पहले किस टीम, नेपाल को हरा करके कौन सी टीम जीती है ऐतिहासिक रूप से? ये भारत जीती थी, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और वहीं पर नेपाल अपोजिट में थी। यहाँ महिला की बात हो रही है तो यहाँ पर बांग्लादेश की महिलाओं ने नेपाल को हरा दिया है 3-1 से। बांग्लादेश ने काठमांडू को दशरथ रंगथाला, ये मैं आपको बता चुका हूँ, महिला चैंपियंस हो रही है। और इसमें जो कि बांग्लादेश की कप्तान सबीना खातून 5 मैच में 8 गोल दागे हैं। वहीं पर सबीना खातून को मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर बताया है, बनाया, अवार्ड से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश की गोलकीपर रूपाना चकमा को सबसे गोलकीपर का पुरस्कार दिया गया है। सेफ महिला चैंपियन 2022, सेफ महिला चैंपियंस का 6वां संस्करण चल रहा है, या दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। इंपॉर्टेंट है सभी चीजें पॉइंट वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंपोर्टेंट है नेक्स्ट भी। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस राज्य में बोगीबील क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है? कौन कौन से परियोजना शुभारंभ किया है? इंपोर्टेंट है, बोगीबील के अंतर्गत। तो ये असम के अंतर्गत किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, आपको पता होगी ये किस राज्य के पूर्व सीएम रह चुके हैं? इंपोर्टेंट है, ये बताना मुझे। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बोगीबील और गुइजान में 2 फ्लैटिंग जेटी की निर्माण का आधारशिला रखी है। दोनों घाटों का निर्माण IWAI द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी पर किया जाएगा, ये इंपोर्टेंट है। इन्हें फरवरी 2023 तक 8.25 करोड़ की लागत से बनाया जाएगा। क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनाने के लिए फ्लोटिंग जेटी के अलावा फेरी घाट, फ्लोटिंग रेस्तरां, सार्वजनिक खाने के स्टॉल, पर्यटन स्थल, पिकनिक स्पॉट भी बनाए जाएंगे। कुल मिलाकर वो ये टूरिस्टर बना दिया जाएगा इसको। उन्होंने बोगीबील रिवर फ्रंट पैसेंजर जेटी का उद्घाटन भी किया, जिसे पूर्वोत्तर फ्रंटियर रेलवे द्वारा विकसित किया गया। आपसे पूछ सकता है कि बोगीबील रिवर फ्रंट पैसेंजर जेटी किसके द्वारा मतलब विकसित किया गया है? पड़ोसी उद्योग में कार्यों को परिवहन के लिए बोगीबील एक स्थायी कार्गो टर्मिनल की योजना बनाई जा रही है। और बोगीबील टर्मिनल के लिए परियोजनाओं के प्रभाव में PIA में, जिसको कहा जा रहा है गोलाघाट, जोरहाट, शिवसागर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, नागालैंड के कुछ हिस्से में क्षेत्र भी शामिल है बोगीबील टर्मिनल के अंतर्गत, ठीक है। आपसे पूछ सकता है। यही मैं बता दूं, असम क्या है? असम जो है भारत का पूर्वोत्तर राज्य है, 35 प्रशासनिक जिलों से विभाजित है। कौन? असम। हेमंत बिस्वा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और प्रोफेसर जगदीश मुखी जी यहाँ के राज्यपाल है। बिहू जो इसका इंपोर्टेंट लोक नृत्य है, लोकप्रिय काफी, आपसे क्वेश्चन यहाँ से भी उठा सकता है। असम का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? ठीक है मेरे भाई, नेक्स्ट चलते हैं। किस राष्ट्रीय बैंक ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचे, मतलब कि प्रमोट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से हटाने का फैसला किया गया? ऐसा 5 साल बाद हो रहा है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये रिजर्व बैंक के द्वारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हटा दिया गया, ठीक है मेरे भाई। आइए थोड़ा सा मैं बता दूं कि न्यूनतम नियामक पूंजी, बैंक वाले बच्चे सुन लो, शुद्ध गैर निष्पादक संसाधन, इंग्लिश में कन्वर्ट कर रखा मैं, सहित विभिन्न विश्व अनुपातों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सुधार देखने को मिला, जिसके कारण इसको हटा दिया गया है, जो भी इस पर बैन लगा हुआ था। चालू वित्त वर्ष जो चल रहा है, पहली तिमाही के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शुद्ध लाभ 14.2% से बढ़कर 234.78 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष इसका 205 था, ठीक है। एक बार इन प्रतिबंधों को हट लेने के बाद बैंक बिना किसी प्रतिबंध के ऋण का वितरण कर सकता है। जून 2017 से आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीछे के दायरे में रखने का फैसला किया था। 5 साल बाद इसको हटा दिया गया प्रतिबंध को, ये इंपोर्टेंट है आरबीआई के द्वारा। और भी जो भी इंपोर्टेंट है वो आपके सामने मैंने लिख दिए, साझा कर दिए, आप पढ़ सकते हो। त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई ढांचा, ये है क्या चीज? जो मैं प्रमोट करेक्शन फ्रेमवर्क जो है, मैं प्रॉपर तरीके इसके बारे में बता दूं। यदि बैंक पूंजी से जोखिम संसाधन पूंजी अनुपात, शुद्ध एनपी और संसाधनों का रिटर्न से संबंधित नियामक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता तो पीसीए मानदंड लागू हो जाता है उस बैंक पर, ठीक है। इसी प्रकार से इसने काफी अधिक मात्रा में ऐसा किया था सेंट्रल बैंक ने, तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया था 2017 में आरबीआई द्वारा, ठीक है। एक बार पीसीए के दायरे में आने के बाद उस बैंक को कई तरह से खुले ऋण देने से रोक दिया जाता है, उसे कई तरह के प्रतिबंध बेहतर काम करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है। आरबीआई के अपने अपने रूल हैं बैंकों के लिए, आपको पता होगी। इंडियन ओवरसीज बैंक और यूके बैंक को सितंबर 2021 में पीसीए से हटा दिया गया था, ये भी मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। इंग्लिश में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट करके दे दिया है, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि पीसीएएफ की फुल फॉर्म क्या है? प्रमोट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। ये रिलेटेड किससे है? बैंकों से, ठीक है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने आईआईटी में निर्देशकों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है? इंपोर्टेंट उन सभी का कुछ इंपोर्टेंट है जो उनको मैं डिस्कस करता चलूंगा। 8, 7, 6, 9 मतलब कि 8 इज द राइट आंसर हो जाता। 8 ऐसे आईआईटी निर्देशक को नियुक्त की है किसके द्वारा? हमारी 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आदिवासी हैं, पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं और बिलोंग करती हैं उड़ीसा राज्य से। मैं बता दूं आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर शेषाद्री शेखर को आईआईटी पलक्कड़ का निर्देशक नियुक्त किया गया है। आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर श्रीपद करमलकर को आईआईटी भुवर के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आईआईटी खड़गपुर के वेंकैया आर देसाई आईआईटी धारवाड़ के निदेशक होंगे। आईआईटी जो कि धारवाड़ के, ये मैं बता चुका हूँ नहीं, धारवाड़ के निर्देशक पशुमूर्ति शेषु के आईआईटी गोवा के निर्देशक नियुक्त किया गया, मतलब आपस में चेंज कर दिए गए हैं। आईआईटी भिलाई के निर्देशक रजत मना को आईआईटी गांधीनगर के निर्देशक में जिम्मेदारी दी गई है। अन्य नियुक्ति अगली तालिका में दी जाएगी, वो मैं बता दूंगा अपनी करंट अफेयर के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंपोर्टेंट है भी, भारतीय नौसेना के जहाज अजय अजय जो है इंपोर्टेंट है, शिप के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करूंगा। इंपोर्टेंट है डिफेंस के सिस्टम के लिए, डिफेंस के जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो भी बच्चा एनडीए से रिलेटेड है उनके लिए इंपोर्टेंट है। 2022 को सेवा मुक्त किया गया, किस दिन को? 17 सितंबर, 23, 11, 19, तो 19 सितंबर को इसको सेवा मुक्त कर दिया गया है। आपके पास सामने आईएनएस अजय दिख रहा है। आईएनएस अजय का सेवा मुक्त समारोह मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था। वाइस एडमिरल अजेंद्र बहादुर सिंह पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेवा मुक्त समारोह में अतिथि थे। विशिष्ट अतिथि वाइस एडमिरल एजी थपियाल एवीएम बार, जिन्होंने इनके द्वारा इसको सेवानिवृत्त किया गया कुल मिलाकर के। ठीक है, आपको पूछ सकता है, मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था। सेवा के दौरान इस खास बात बता दूं, 1999 कारगिल के दौरान इसमें ऑपरेशन तलवार और 2001 में ऑपरेशन पराक्रम, ये महत्वपूर्ण तैनाती पर तैनात किया गया था इंपोर्टेंट जगहों पर। कौन? आईएनएस अजय। ठीक है, आइए थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं। आईएनएस अजय यह पश्चिमी नौसेना कमान का अभय वर्ग का पनडुब्बी रोधी युद्धपोत था। 24 जनवरी 1990 को तत्कालीन यूएसएसआर के पोर्टी बंदरगाह जॉर्जिया में चालू किया गया था। अपनी सेवा अवधि के दौरान यह फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग महाराष्ट्र नेवल एरिया के अधीन 23वें पेट्रोल वेसल शिकायत का हिस्सा था। आईएनएस अजय 32 ईयर को ग्लोरियस सर्विस की है इन्होंने। ऑपरेशन पूछ सकता है आपसे, ऑपरेशन कौन कौन से? ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन जो दो मैंने बताए थे, ऑपरेशन तलवार, ऑपरेशन पराक्रम। ठीक है, इन दोनों पर इस पर चलाई गई थी। ठीक है, किस पर? आईएनएस अजय पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। हाल ही में खबरों में ही रही माया किस जानवर की दुनिया की पहली क्लोनिंग है? वाइल्ड एर्कोटिक वल्फ इज द राइट आंसर, आपके सामने दिख रहा है। आइए थोड़ी खास बात बता दूं कि विजिंग बेस्ट के एक जीन फर्म ने, जीन के द्वारा ने दुनिया में पहली बार एक जंगली आर्कटिक भेड़िया को सफलतापूर्वक क्लोन बनाया है। ठीक है, अपनी टेक्नोलॉजी के अनुसार। जंगली आर्कटिक भेड़िया को सफेद भेड़िया, ध्रुवीय भेड़िया भी कहा जाता है। यह जानवर कनाडा के क्वीन एलिजाबेथ द्वीप समूह का उच्च आर्कटिक टुंडा पर मूल निवासी है। क्लोनिंग के दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के संरक्षण में एक मील का पत्थर उपलब्धि माना जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आपसे पूछ सकता है कहां पर पाया जाता है और किसने बनाया है और कौन सी संस्था द्वारा बनाया गया है। माया यह जानवर किससे रिलेटेड है? वर्ल्ड एर्गोटिक वुल्फ से। ठीक है, आपको दिख रहा होगा सफेद सफेद सा। ठीक है, इसके नाम भी मैंने आपको बता दिए। तो आशा करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी मेरे भाइयों, और प्रॉपर तरीके से इसी तरीके से हम चलते रहेंगे। हर क्लास को इसी तरीके से डिस्कस करते रहेंगे और हर क्वेश्चन में पॉइंट वाइज डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो विदा लूंगा अपने भाई से। नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाइयों प्लीज। नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आता है या नोटिफिकेशन बेल आइकन को बता दिया करो, जो भी मेरे विषय फेयर करंट जीके है इनसे रिलेटेड जो भी क्लासेस होती हैं आपको सूचित किया कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ नमस्ते, राम राम।